बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। नाज़रीन, इकरार उल हसन ने मीनार पाकिस्तान वाक़या पर अपनी जिस तरह की उसने सहाफ़त की है उस पर कौम से माफ़ी मांग ली है। नाज़रीन, ये बात इतनी सादा नहीं है। मैं आपको उस दिन से लेकर आज के दिन तक जितने भी ट्वीट्स किए हैं, ट्वीट्स दागे हैं, लोगों की इंसल्ट की है इकरार उल हसन ने इस वाक़े के रिलेटेड, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि नाज़रीन, अब इस वाक़े का ड्रॉप सीन होने जा रहा है और रैम्बो जकड़ा जा चुका है और जो टिक टाकर है आयशा अकरम, उसके हवाले से अभी चंद मिनट पहले की ताज़ा तरीन न्यूज़ आ रही है कि उसके खिलाफ भी घेरा तंग होता नज़र आ रहा है। अब घेरा तंग होने से यहाँ तो इकरार उल हसन को डर लगने लग गया था, इसलिए कौम से माफ़ी मांग ली है, या इसके पीछे उसकी वाकई जो नीयत थी वो साफ थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन उसके अपने ट्वीट्स, उसके अपने जो बयानात हैं वो दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर उसने माफ़ी क्यों मांगी है। क्या ये मामला इतना सादा है कि उससे गलती हुई और उसने माफ़ी मांग ली, या इसमें कुछ और भी हक़ाइक़ हैं जिसकी वजह से, जिनसे बचने के लिए इकरार उल हसन ने माफ़ी मांगी है। नाज़रीन, आइए मैं आपको बिला ताख़ीर इकरार उल हसन के ट्वीट्स दिखाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये सबसे पहले मैंने ख़बर इसलिए लगाई है क्योंकि ये आज की खबर है। ये 13 अक्टूबर 2021 की खबर है कि जी टिक टाकर आयशा अकरम ने जितनी भी काबिल एतराज़ वीडियोस थी वो खुद बनवाई थी और उसके बाद ड्रामा रचाया गया जिसको आवाज़ इकरार उल हसन और यासर शामी ने। सो अब ये साबित हो गया, ये आज की मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि आयशा अकरम ने काबिल एतराज़ वीडियोस खुद बनवाई थी अपने दोस्तों के साथ मिल के, वो सो कॉल्ड किस्म की शोहरत हासिल करने के लिए, जिस पर फिर इकरार उल हसन ने एक हंगामा बर्पा कर दिया था। आइए वो आप देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये है वो पहला ट्वीट। इकरार उल हसन ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर भेड़ियों का शिकार आयशा के पास रात के इस पैर। अच्छा, ये आपने इस चीज़ को नोट करना है नाज़रीन, नोट आपने ये करना है कि इस ट्वीट में वो कह रहा है कि मैं रात के इस पैर ये एहसास दिलाने पहुंचा। हालांकि ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये यासर शामी का घर है। आगे ट्वीट में मज़ीद इंकशाफ होंगे कि ये कैसा ड्रामा था, वो बता मैं भी देता हूँ आपको। यहाँ ये कह रहा है कि मैं उसके पास दिलासा देने के लिए पहुंचा, जबकि आगे आप एक ट्वीट देखेंगे जिसमें ये कह रहा है कि मैं और यासर शामी इकट्ठे बैठे थे यासर शामी के घर और उसमें मैंने टीवी पर टिकर चलते देखे इस वाक़े के बारे में। सो मैंने उस वक्त फ़ौरन इस पर काम शुरू कर दिया इस वाक़े के बारे में। मतलब ये अजीब व गरीब किस्म के इसके ट्वीट्स आपको देखने के मिलेंगे। ये पहला ट्वीट है जो इन्होंने इंटरव्यू किया था इस आयशा को अपने घर बुला के, यासर शामी के घर बुला के। उसके बाद जी कहता है कि इस रवायत को बदलना होगा कि सरेआम लड़की पर कोई आवाज़ कसे या दस्त दराजी करे, सो ये नहीं होना चाहिए। और इसने आयशा अकरम को एक हीरो पेंट करने की कोशिश की कि उसने बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा इक़दाम है जी, क्योंकि उसने FIR दर्ज करवा दिया है, मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सो मतलब ये पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था आयशा अकरम को। उसके बाद नाज़रीन, मौसूफ़ क्या कहते हैं, मौसूफ़ को जब तनकीद का सामना करना पड़ा तो फिर उसने कहा कि जी मुख्तारा माई को सामने लेके आ गया कि उसके केस में तो जी बड़ा उछाला गया, बड़ा नाम लिया गया मुख्तारा माई का। उस वक्त किसी को कोई एतराज़ नहीं था। अब आयशा बेचारी पर जो दरिंदे हैं उन्होंने जो दस्त दराजी की है उस पर लोगों को बड़ा एतराज़ हो गया। इस ट्वीट को चेक करें नाजरीन, ये कह रहा है कि जिन लोगों ने उसको नोचा, 400 लोगों ने, उसके अलावा जो आज सोशल मीडिया पे उसको ड्रामा कह रहे हैं, बदकिरदार कह रहे हैं, वो दरिंदे हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे, इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो कह रहा है कि उनमें एक भी हलाल ज़्यादा नहीं था। मतलब जो इन्होंने नोचा वो भी हरामज़ादे थे और जो तनकीद कर रहे थे वो सारे उसको भी ये गाली निकाल रहा है कि वो भी हरामज़ादे हैं। ये टेक्निकल गाली निकाल रहा है, बड़ा बेगैरत आदमी। आगे जी मज़ीद एक और ये खबर शेयर करता है और अब आप देखते जाएंगे कि कोई भी वाक़या होगा पाकिस्तान में सो उसको ये आयशा के वाक़े के साथ लिंक कर देगा, मीनार पाकिस्तान वाक़े के साथ लिंक कर देगा, क्योंकि ये उसका बहुत बड़ा भाई बन चुका था। सो अब इसने मतलब कवर करने की कोशिश करनी है हर वाक़े को
और उसको रिलेट कर देना है आयशा अकरम के साथ, जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश आया था उसके साथ, और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करनी है कि जी मैं राइट हूँ, बाकी सब गलत हैं, बाकी सब रॉन्ग है। नाज़रीन, अब ये इसका ट्वीट देखें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे आयशा अकरम पे और इस पे। सो इसने कहा कि जी ज़ैनब की ज़्यादती केस में भी फिर उसके वालिदैन कसूरवार हैं, और जो पिंडी मुल्तान में लड़कियों के साथ वाक़या पेश आया उसमें भी मोटरसाइकिल सवारों को उन्होंने खुद दावत दी होगी कि आप हमारे साथ ज़्यादती करो, और मोटर में पे जो रेप केस हुआ था उसमें भी औरत का ही कसूर था। मतलब हर तरह से इसने आयशा वाले केस को मतलब रिलेट करने के लिए, उससे रबत रखने के लिए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हर तरह से हर ट्वीट किया। अच्छा नाज़रीन, ये है वो ट्वीट जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था कि वो कह रहा है जी मैं यासर शामी के घर बैठा था तो हमने ये न्यूज़ हेडलाइन वगैरह देखी और मैं उसके पास पहुंचा। हालांकि नाज़रीन, जो इंटरव्यू लिया गया था वो यासर शामी के घर लिया गया था, मीन कि उस लड़की को यासर शामी के घर बुलाया गया और उसके साथ ये इंटरव्यू किया गया, प्लांटेड इंटरव्यू किया गया, ज़ाहिर है डेफिनेटली। और क्या कह सकते हैं, हम तो डे वन से यही बातें कर रहे थे कि ये सारा टोपी ड्रामा है और इसमें इकरार भी मुलव्वस है आयशा का भाई। सो ये मतलब ये इसका दोगलापन है और ये मतलब अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, अब ये आप इसका ट्वीट देखें, वो कह रहा है कि अगर ये सारा ड्रामा था तो जो डीआईजी ऑपरेशंस थे साजिद कैनी, उसको क्यों तब्दील किया गया। मतलब ये मिसाल दे रहा है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक, ये 100% वाक़या है, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये बिल्कुल सही वाक़या है। और आगे जी ये अब देखें, ये खराज तहसीन पेश कर रहा है मौसूफ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को और आईजी इनाम गनी को कि उन्होंने इस वाक़े का बर वक्त नोटिस लिया है। अब आगे देखें, ये है जी एक और ऐसा ट्वीट इकरारुल हसन साहब का जिसमें दोबारा से रिलेट कर रहे हैं, मतलब वाक़या कोई भी हो इसने रिलेट कर देना है जी टिक टाकर आयशा अकरम के साथ जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या हुआ। अब चिंची वाले वाक़े को भी इसने क्या कर दिया, आयशा वाले वाक़े से रिलेट कर दिया, और क्या कहता है ये आप पढ़ भी रहे हैं। आप मौसूफ के तंज का लेवल चेक करें कि क्या ये लड़की भी टिक टाकर थी, क्या इसने इन दरिंदों को खुद अपने साथ बात तहजीबी की दावत प्लान की थी, क्या ये भी पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है। मतलब अजीब व गरीब बातें कर रहा है, ये और वाक़या है वो और वाक़या है, वो सब को अंधों को भी नज़र आ रहा है कि टिक टाकर आयशा अकरम ने खुद प्लान किया हुआ वाक़या है, जो कि साबित भी हो चुका है। अब इसकी ये आप इंटेलेक्चुअलाना बहस सुने, बातें सुने इसकी। नाज़रीन, एक और फ़लसफ़ा चेक करें इकरारुल हसन का कि मुल्क ना जराइम से बदनाम होते हैं और ना ही जराइम की रिपोर्टिंग से, बल्कि मुल्क बदनाम होते हैं जराइम की पर्दापोशी से। अब जराइम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हर एक जुर्म से जुर्म पर्दा उठाने वाला भी नहीं होता। मतलब ज़हर है, तहज़ीब के दायरे में भी रहना चाहिए इंसान को और इंसान नमा साफ़ियों को। आप जी चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं उनको भी अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहा है मौसूफ कि देखें जी अदालत क्या कह रही है। अब क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसका आज खुद नोटिस ले लिया था। तो अब ये मौसूफ कह रहा है कि क्या अदालत भी अब मुल्क को खुदा न खास्ता बदनाम करने में शामिल हो गई है। ओ भाई, ओ खुदा का वास्ता है, ओ हर वक्त माशरे को ठीक करने का लेक्चर देने वालों, क्या लिबास बेहुदा हो तो उससे माशरे में कोई गंद नहीं फैलता, वो गंद फैलता है और इसका उसने हिसाब भी देना है। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती कि दूसरों ने भी हिसाब देना है। इन शेरों से शायर की मुराद है कि मैं भी पवित्र हूँ और मेरी बाजी आयशा अकरम भी पवित्र है। मेरी तो यही समझ में आया कि इसका यही मतलब हो सकता है, और तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, बाकी तो सब जायल हैं। आप देखते जाएं, ये ट्वीट भी देखें। वाक़या कोई भी हो कहीं भी हो फिर उठा के रिलेट कर देना है आयशा अकरम के वाक़े के साथ। मतलब कहीं भी वाक़या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, इसने उठा के अपने आप को सही साबित करने के लिए आयशा अकरम के पर तनकीद करने वालों को बुरा कहने के लिए उसके साथ रिलेट कर देना है।
इस ट्वीट को मौसूफ ने फिर उसी तनाज़र में किया है कि जी ऐसे वाक़यात पर ज़रूर रिपोर्टिंग होनी चाहिए और ज़रूर उनका प्रचार होना चाहिए कि इसी से ये वाक़यात काम होंगे। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी क्योंकि नोटिस लिया था तो इसको भी अपने क्रेडिट के तौर पे यूज़ कर रहा है मौसूफ, माशाल्लाह। यहाँ अगेन नाजरीन आपके सामने है ये ट्वीट इकरारुल हसन साहब का, और इसको अगेन रिलेट कर रहा है आयशा अकरम के वाक़े के साथ। अब मेरा दिल नहीं कर रहा यकीन करे कि मैं इस पर मज़ीद कमेंट्री करूँ। अब इस ट्वीट में तो ऐसी गलत बात नहीं की गई, लेकिन इसको उसी तनाज़र में लिया जा रहा है, आयशा अकरम वाले तनाज़र में लिया जा रहा है। लेकिन ये बात गलत है। हर वाक़या काबिल मज़म्मत है, लेकिन उसके हक़ाइक़ भी आपके सामने होने चाहिए और उन हक़ाइक़ के मुताबिक आपको रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहिए, जो कि हर किसी का होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इस भाई ने बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया है कि अगर आप मुनासिब समझे तो एक बात बता सकते हैं, आपने अब तक उम्र बाप चांडियों के कितने प्रोग्राम किए हैं, और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि ये सिंध हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, सो उस वजह से मौसूफ इकरारुल हसन सैयद साहब वो इस पर प्रोग्राम नहीं करेंगे और ना उन्होंने कभी इस पर प्रोग्राम करना है। नाज़रीन, इकरारुल हसन के इस ट्वीट को आप गौर से पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस मौसूफ को इतना भी अभी तक खबर नहीं है, पता नहीं है कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब कौन कौन सी खबरें बन सकती हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। इसको अगर आप नीचे गौर से पढ़ें तो वो कहता है कि मेरे यूट्यूब चैनल की और मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब की जितनी भी कमाई है वो सारी चैरिटी को जाती है। अब ये है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात, लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात ये है कि अगर ये सारे बिजनेसेस और यूट्यूब की कमाई चैरिटी को जाती है तो कम अज़ कम इस बात पे मैं ज़ाती तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ इकरारुल हसन को। अच्छा, इस ट्वीट को आपने गौर से पढ़ना है क्योंकि मौसूफ सैयद हैं और कहते हैं कि मेरी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा है, और आयशा अकरम को क्योंकि मैंने एक मरतबा बैन कह दिया सो अब मैं उसके बारे में किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करूँगा। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ और सच बात करने की तलकीन की है आपके सामने, चाहे कोई भी हो। सो अगर आप हक़ छुपाएंगे और हक़ बात नहीं करेंगे तो फिर आप मुनाफिक कहलाएंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट दूँ। तो अगर आपने बैन कह दिया तो इसमें तो कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि अब आपको उसके ख़िलाफ़ भरपूर बोलना चाहिए, क्योंकि अब उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। अच्छा, इस ट्वीट में अगेन ये तंज़ कर रहा है। वो उसने कहा कि भाई आप मीनार पाकिस्तान वाक़े पर कब माफ़ी मांग रहे हैं, तो उसको तंज़ कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब तुम मैच्योर हो जाओगे, जब तुम्हें शऊर हासिल हो जाएगा तो फिर तुम माफ़ी मांगोगे। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, ये उसे कह रहा है, अपने आप को नहीं कह रहा। अपने आप को तो ये बहुत बड़ा अरस्तू समझते हैं, अब पता नहीं ये लंडे का है या चाइना का है, ये तो बाद में पता चलेगा। नाज़रीन, अगेन देखें यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है अगेन इसका, क्योंकि देखें रैम्बो का नाम चंद दिन पहले आ गया था कि उसने इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, तो अब ये कह रहा है कि आयशा को लड़की होने के नाते, औरत होने के नाते ब्लैकमेल किया गया। मौसूफ इदारों का तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं। ये सारे ट्वीट्स दिखाने का मतलब और मकसद आपको यह है कि आप वन बाय वन देखते जाएं कि डे वन से अब तक इकरारुल हसन साहब ने क्या क्या कैसा कैसा ट्वीट दागा है। सो अब क्योंकि उसने मज़द तो कर ली है, लेकिन ये आप देखते जाएं कि इसने क्या क्या कहा था, कैसा अरस्तू बना फिर रहा था ये सारे मामले पर। नाज़रीन, ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये 10 अक्टूबर की है, मतलब आज से 3 दिन पहले की, और इसमें वही मौक़िफ़ ये अपना रहा है जो इसका डे वन से मौक़िफ़ था। सो उसी को ये आगे लेके चल रहा है, ये आपके सामने है।
अच्छा, इस भाई ने ज़रा समझाने की कोशिश की कि यार आप बात ख़त्म करो, लोग भूलने लगते हैं, आप फिर ट्वीट दाग देते हो, सो बात फिर जारी हो जाती है। तो कहता है कि नहीं, ऐसे मौज़ूआत पर बातचीत होती रहनी चाहिए। कौमें ऐसे मौज़ूआत पर बात करके ही किसी नतीजे पर पहुंचती हैं और फिर अगली नस्ल ऐसे मसाइल से बच जाती है। ये तो इसका ज़हन है अरस्तू का। अच्छा, माफ़ीनामे का ट्वीट दिखाने से पहले आप ये देखें कि ये अगेन मैं आपको दोबारा से ख़बर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले भी दिखाई थी कि जी ये है आज की खबर, आज 13 अक्टूबर की खबर है कि आयशा अकरम ने जितनी भी काबिल एतराज़ वीडियोस बनाई थी वो खुद बनवाई थी। सो इसकी सारी जितनी भी तमीद थी, जो पहले ट्वीट्स किए गए वो आपने बगौर पढ़े हैं और ये खबर भी देख रहे हैं। जी नाजरीन, ये है वो आखिरी ट्वीट इकरारुल हसन साहब का इस वाक़े के बारे में, जिसमें बिलाखिर इकरारुल हसन साहब ने माफ़ी मांग ली कि उसने आयशा अकरम का साथ देकर बहुत बड़ा गलत काम किया। क्योंकि देखें, उसने सरेआम बराना करने वालों से सौदेबाजी भी शुरू कर दी थी और वो कहता है कि मैं कसम से कहता हूँ कि इसमें कोई ज़िद नहीं थी मेरी। बहरहाल मैं हकीकतन सोचता था कि इस वाक़े में आयशा अकरम का साथ देना चाहिए। बहरहाल नाजरीन, अब कितनी अवाम इसको माफ़ करती है या नहीं करती, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये भी एक इसका भोंडापन है, माफ़ी मांगने का ये कोई तरीका नहीं है। वीडियो देखें तो उसमें ये इसने बड़ी अजीबोगरीब शक्ल बनाई होती है। बहरहाल इन्नमल अमालु बिन्नियात। जी नाजरीन, ये थे वो सारे हक़ाइक़ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, डे 1 से लेकर इकरारुल हसन की माफ़ी तक के ये सारे ट्वीट्स मैंने आपको दिखाए हैं। नाजरीन, अल्लाह पाक मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझे आपको हम सब को नाज़रीन हक़ और सच का साथ देने की भी तौफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें थोड़ी तहकीक करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए किसी भी खबर से रिलेटेड। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात ज़रूर होगी अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।